हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र के स्पेशल केस की बात की थी, जो कि आपका था कार्तीय निर्देश तंत्र। और उस कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने आपके जो 3-4 मान थे, एक था आपका डेल फाई का मान क्या होगा वो डिस्कस किया था, एक आपका डायवर्जेंस का मान क्या होगा वो डिस्कस किया था। वहाँ पे स्केल गुणक भी निकाले थे हमने, ठीक है। और इसके अलावा हमने कर्ल की वैल्यू की बात की थी, वहाँ पे कर्ल का मान क्या होगा कार्तीय के अंदर। और आपका एक और मान था जो था डेल स्क्वायर फाई का, वो मान भी हमने निकाले थे। अब दूसरा जो स्पेशल केस है लांबिक का, वो आता है आपका बेलनी निर्देश तंत्र। तो बेलनी निर्देश तंत्र में क्या होते हैं, आपके 3 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। बेलनी निर्देश तंत्र में 3 पृष्ठ होते हैं। 3 पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, तो 3 पृष्ठ होते हैं आपके रो बराबर C1, फाई बराबर C2 और Z बराबर C3। रो बराबर C1, फाई बराबर C2 और Z बराबर C3। ये तीनों जो पृष्ठ होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और तीनों जहाँ पे काटते हैं वो आपका क्या हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है, ठीक है। इसमें यानी कि जो बेलनी निर्देश तंत्र अगर हम बात करें तो बेलनी निर्देश तंत्र में आपके किसी बिंदु के निर्देशांक, बेलनी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक आप किस तरीके से लिखोगे, छोटे कोष्ठक के अंदर लिखोगे रो फाई जेड, ठीक है। जैसे तो हम कार्तीय के अंदर लिखते हैं ना एक्स वाई जेड, वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे रो फाई जेड। एक्स की जगह हो जाएगा रो, वाई की जगह हो जाएगा फाई और जेड की जगह हो जाएगा यहाँ पे जेड। तो ये निर्देशांक के रूप में हम बात करें तो आपका एक्स वाई जेड होता है कार्तीय के अंदर, और यहाँ पे होता है रो फाई जेड, और निर्देशांक हमेशा छोटे कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले पृष्ठों की, तो पृष्ठ कौन कौन से होते हैं आपके, पृष्ठ होते हैं आपके यहाँ पे 3 पृष्ठ होते हैं। रो बराबर C1 होता है, एक होता है आपका फाई बराबर C2 होता है, और तीसरा होता है आपका Z बराबर C3, ठीक है। अब ये पृष्ठ किस किस तरीके से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं आपके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रो बराबर C1 आपका क्या होता है, एक बेलनाकार पृष्ठ होता है, ठीक है। जो आपका कर्व होगा बेलन का, वो बेलनाकार पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका रो बराबर C1, और इसकी रेडियस क्या रहेगी, तो रेडियस रहेगी आपकी रो, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी रो, और जो इसका एक्सिस होगा वो एक्सिस कितना क्या हो जाएगा आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, यानी कि जो सेंटर से ऊपर गुजरेगा वो एक्सिस आपका क्या होगा जेड एक्सिस, और इसकी रेडियस जो रहेगी जो आपका जेड बराबर रो बराबर C1 वाला पृष्ठ होगा उसकी जो रेडियस रहेगी वो रेडियस हो जाएगी आपकी रो। यहाँ पे C1 का मान आप कितना दे सकते हो, यानी कि आपके इस बेलनाकार पृष्ठ की रेडियस कितनी हो सकती है, तो आपकी इस C1 की वैल्यू आप ले सकते हो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि 0 से आपका स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक आप इसको बढ़ा सकते हो। 0, 2, 3, 4, 5 जो भी करना चाहो उतना आप रेडियस इसका रख सकते हो। सेकंड बात करें हम, तो दूसरा पृष्ठ होता है हमारा फाई बराबर C2, जो क्या होता है आपका एक अर्ध समतल पृष्ठ होता है, ठीक है। डायग्राम के अंदर भी लिख रहा होगा, ये जो पृष्ठ है आपका, ठीक है, ये जो पृष्ठ है हमारा, ये पृष्ठ कैसा पृष्ठ है आपका फाई बराबर C2 वाला पृष्ठ है, जो कि x अक्ष के साथ, जो कि x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है आपका फाई कोण बनाता है, ठीक है। आपका फाई बराबर C2 एक अर्ध समतल पृष्ठ होता है जो कि x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है आपका फाई कोण बनाता है। दूसरी बात करें हम, तो यहाँ पे आपका ये जो C2 होगा, यानी कि C2 की अगर हम बात करें तो आपका फाई के बराबर है, और C2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो C2 की वैल्यू हो सकती है आपकी 0 से लेकर 2 पाई के बीच। मतलब इस पूरे अर्ध समतल पृष्ठ को यदि हम चारों तरफ घुमा दें, जेड एक्स के चारों ओर घुमा दें, तो कितना रोटेशन कर जाएगा, ये आपका 2 पाई रोटेशन कर जाएगा। यहाँ से मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 2 पाई। जैसे ही आप इसको जेड एक्स के चारों ओर घुमाओगे तो आपका क्या मिल जाएगा, रो बराबर C1 वाला जो पृष्ठ का वो बन जाएगा, यानी कि हमें एक बेलन मिल जाएगा। तो ये हो गए 2 पृष्ठ। आपका रो बराबर C1 कैसे होता है, एक बेलनाकार पृष्ठ होता है जिसकी रेडियस होती है रो और जिसका एक्सिस होता है जेड। दूसरी बात हमने की यहाँ पे फाई बराबर C2 की, तो ये क्या होता है आपका एक अर्ध समतल पृष्ठ होता है जो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है फाई। और दूसरी बात हमने की कि इसमें जो मान होता है आपका C2 का, वो मान कितना हो जाता है आपका 0 से लेकर 2 पाई के बीच। तीसरा जो सरफेस होता है आपका यहाँ पे, तीसरा सरफेस होता है Z बराबर C3। इस बेलन के ऊपर और नीचे जो हमको वृत्त दिखाई देते हैं, ठीक है, जो आपका गोलाकार सरफेस दिखाई देता है, आकृति दिखाई देती है सर्कुलर, वो सर्कुलर आकृति आपकी होगी यहाँ पे Z बराबर C3, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जिसकी रेडियस हो जाएगी आपकी रो के बराबर, जिसकी रेडियस हो जाएगी रो के बराबर। और C3 का मान कितना हो सकता है, तो C3 का मान आपका इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है। मतलब जो आपकी बेलन की ऊंचाई होगी वो आपका
यहाँ पे C3 का मान होगा। बेलन की कितनी ऊंचाई ले सकते हो, तो बेलन की ऊंचाई ले सकते हो -∞ से +∞ के बीच, ये आपका C3 का मान हो जाएगा। तो ये तो बात की हमने पृष्ठों की, ये तो हमने बात की पृष्ठों की। कौन कौन से पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं, रो बराबर C1 होता है, फाई बराबर C2 होता है और जेड बराबर C3 होता है। उनकी आकृतियां किस तरीके से होती है, तो आपका एक तो हो जाता है बेलनाकार, जिसको आप बोलते हैं रो बराबर C1, इसकी रेडियस कितनी होती है, रो होती है, और इसका एक्सिस क्या होता है आपका, जेड एक्सिस होता है। सेकंड हमने बात की यहाँ पे फाई बराबर C2 की, तो ये जो होता है आपका एक अर्ध समतल पृष्ठ होता है जो कि जेड एक्सिस से गुजरता है, एक अर्ध समतल पृष्ठ होता है जो कि जेड एक्सिस से गुजरता है, और ये जो होता है ये आपका एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है। तीसरी हमने बात की यहाँ पे जेड बराबर C3 की, तो जेड बराबर C3 आपका क्या होता है, जो बेलन के ऊपर और नीचे जो आपके वृत्ताकार आकृति होती है, शेप होती है, वो आपका जेड बराबर C3 वाला सरफेस होता है, पृष्ठ होता है। और इसमें जो आपका C3 का मान होता है वो आपका कितना हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच में हो सकता है। अब हम बात करें यहाँ पे कि किसी बिंदु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है आपका बेलनी निर्देश तंत्र के अंदर, तो बता दिया आपको रो फाई और जेड के रूप में आप यहाँ पे उस बिंदु को प्रदर्शित करोगे। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, तो हमको सबसे पहले संबंध चाहिए होते हैं, ठीक है। कार्तीय और बेलनी निर्देश तंत्र में संबंध चाहिए होते हैं, जो आपके निर्देशांक होते हैं उनके बीच में। अगर हमारे पास में निर्देशांकों के बीच में संबंध आ गए तो उन संबंधों की सहायता से हम क्या निकालेंगे, स्थिति सदिश निकालेंगे। और स्थिति सदिश अगर हमारे पास में हो गया, पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास में हो गया, तो उस पोजीशन वेक्टर की सहायता से हम स्केल गुणक भी निकाल सकते हैं। तो यही काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले निकालेंगे आपके निर्देशांकों के बीच में संबंध, कार्तीय और बेलनी जो निर्देशांक होते हैं उनके बीच में संबंध निकालेंगे। उन संबंधों का यूज करेंगे स्थिति सदिश निकालने के लिए, और स्थिति सदिश का यूज करेंगे फिर हम H1 H2 H3 निकालने के लिए, यानी कि आपका स्केल गुणक निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे संबंध निर्देशांकों के बीच में, तो निर्देशांकों के बीच में संबंध निकालने के लिए हमने इस डायग्राम को बनाया। डायग्राम क्या है आपका, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था आपका बेलन का सरफेस, उसमें से जो आपका अर्धवृत्त समतल था, यानी कि अर्ध समतल जो हमारा पृष्ठ था, उस समतल को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। बेलन के अंदर जो हमारा अर्ध समतल पृष्ठ था फाई बराबर C2 वाला, उस सरफेस को हमने बाहर निकाल लिया अलग से। तो यहाँ पे ये सरफेस बन गई आपकी, कि बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका रो फाई जेड, ठीक है। बेलनी के अंदर क्या हो जाएगा रो फाई जेड। अब ये जो सरफेस है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है आपका, फाई कोण बना रही है। ये जो सरफेस है फाई बराबर C2, ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है आपका, फाई कोण बना रही है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें आपका घटक मान, यानी कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या क्या होंगे, जेड का आपका कितना हो जाएगा, जितने बेलन की ऊंचाई उतना ही आपका जेड हो जाएगा, जितनी बेलन की ऊंचाई उतना ही आपका जेड हो जाएगा। यानी कि जेड निर्देशांक कितना होगा, जितनी आपकी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अगर आप ले रहे हो यहाँ पे 2, तो आपका 2 आपका ऊंचाई का मान हो जाएगा, जेड बराबर 2 हो जाएगा। यदि आप ले रहे हो 4, तो 4 हो जाएगा, मतलब जितना जेड का मान उतनी ही उस जेड की मतलब बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर मैं घटक मान में निकालो आपके मान, तो एक्स और वाई निर्देशांकों के मान क्या होंगे, तो जिसके साथ में आपका एंगल बनता है, यहाँ पे ये जो है ये दो एक्स अक्ष के साथ,
रो जो है, जो कि बेलन की त्रिज्या होती है, वो रो आपका एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। तो जिसके साथ आपका एंगल बनता है, कोण बनता है, उसका जो घटक निकालते हो आप, रो का घटक अगर आप निकालो एक्स अक्ष के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा कितना, रो कोस फाई। और जिसके साथ में आपका एंगल नहीं बनता है वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन फाई। तो यहाँ पे हमारे पास x निर्देशांक तो आ जाएगा रो कोस फाई के बराबर, और जो y निर्देशांक था वो आ जाएगा हमारे पास में रो साइन फाई के बराबर। और यही चीजें हमारे पास में क्या होगी, x, y और z निर्देशांक प्लस आपका बेलनी निर्देशांक जो होगा रो फाई जेड, उनके बीच में संबंध आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखें तो हमारे पास निर्देशांकों के बीच में जो संबंध आएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा रो कोस फाई, y इक्वल टू आ जाएगा रो साइन फाई, और z इक्वल टू आपका आ जाएगा z बराबर z। तो हमारे पास यहाँ पे निर्देशांकों के बीच में जो संबंध आएंगे, किस किस के बीच में, गोलीय बेलनी और कार्तीय निर्देशांकों के बीच में जो संबंध आएंगे वो आपके कुछ इस तरीके से बनेगा। x बराबर बन जाएगा रो कोस फाई, y बराबर बन जाएगा आपका रो साइन फाई, और z बराबर z ही रहेगा। कैसे निकाले, तो इस डायग्राम के साथ हमने निकाले कि आपका जो रो था वो x अक्ष के साथ बना रहा था कोण फाई, तो घटक रूप में इसको तोड़ा तो x कंपोनेंट हो गया उसका रो कोस फाई और y कंपोनेंट उसका हो गया रो साइन फाई। ठीक है, अब निकाले हम इन तीनों की सहायता से आपका स्थिति सदिश। तो हमको पता है स्थिति सदिश क्या होता है, आपका आर वेक्टर होता है अपना कार्तीय निर्देश तंत्र में आर वेक्टर यानी कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश जो होता है वो होता है आपका समीकरण नंबर 1 के अनुसार। इसके अंदर आप x, y और z जो मान हमने निकाले थे अभी संबंध के रूप में वो रख दोगे, तो आपका ये जो स्थिति सदिश हो जाएगा ये किसके अंदर हो जाएगा, बेलनी निर्देश तंत्र के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेलनी निर्देश तंत्र के अंदर मान क्या हो जाएगा, आपका आर वेक्टर का स्थिति सदिश का समीकरण नंबर 2 के अनुसार हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, h1, h2, h3 के मान निकालने हैं इस 2 की सहायता से। और कैसे निकालते हो आप, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, यदि हम आर वेक्टर का यदि हम आर वेक्टर का u1 के सापेक्ष क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं और उसका क्या निकाल लें, मोड निकाल लें, मापांक निकाल लें, तो जो वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगा आपका पहला स्केल गुणक h1 के रूप में। h1 हो जाएगा आर वेक्टर का u1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है
और उसका निकालना है फिर मापांक। अब यहाँ पे u1 की जगह कौन आ जाएगा, आपका रो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि r वेक्टर का रो के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और उसका मापांक निकालो, तो मान जो मिलेगा वो मिलेगा आपको पहला स्केल गुणक h1। अब इसकी वैल्यू क्या करना है, आपको सभी का नंबर 2 का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, रो के सापेक्ष करना है, और जो मान आएगा उस मान का क्या निकालना है, मापांक निकालना है, मोड निकालना है। जो मोड निकालने के बाद में वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, h1 के बराबर होगी, और वो मान आपको कितने आएगा, 1 आएगा। वो मान आपका 1 आएगा। कैलकुलेशन करके देखोगे तो मान आएगा आपका 1 के बराबर। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा आपका जो स्केल गुणक होगा, इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा जो स्केल गुणक रहेगा वो कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा आपका S2 इक्वल टू, यदि r वेक्टर का u2 के सापेक्ष क्या करो, आंशिक अवकलन करो, r वेक्टर का u2 सेकंड निर्देशांक जो होता है वो r वेक्टर का u2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन और उसका मोड निकालो, तो वो हो जाएगा आपका S2। इसी प्रकार यदि आप r वेक्टर का u3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और उसका मोड निकालो, तो हो जाएगा आपका S3। तो हम लोग यहाँ पे x1 निकाले तो मान आएगा 1, s2 निकाले तो मान आएगा रो, और s3 निकाले तो मान आएगा 1, यानी कि 1 रो 1 आपका यहाँ पे मान होगा h1 s2 s3 का। फॉर्मूले के हिसाब से करते जाना, मान आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है आपका, जब भी आप मापांक निकालोगे यानी कि आपका स्केल फैक्टर अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला आपका बनेगा r वेक्टर का जो निर्देशांक आप ले रहे हो उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। अगर u1 निर्देशांक है तो u1 के सापेक्ष, u2 है तो u2 के सापेक्ष, u3 है तो u3 के सापेक्ष, और अवकलन करने के बाद में जो मान आपके पास में आ रहा है उसका निकाल लो मापांक। मापांक निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, स्केल गुणक हो जाएगा। तो यहाँ पे h1 का मान जब आप निकालोगे, समीकरण 2 का रो के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, मान हो जाएगा 1 के बराबर। दूसरा आप निकालोगे h2 का मान, तो उसके लिए करोगे आप r वेक्टर का यानी कि समीकरण नंबर 2 का फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन और उसका मापांक निकालोगे तो मान निकलेगा आपका रो के बराबर। और s3 आपका इसी प्रकार से करोगे आप z के सापेक्ष आंशिक अवकलन और उसका मापांक निकालोगे तो वो भी हो जाएगा 1। तो h1 h2 s3 तीनों के मान बेलनी निर्देश तंत्र में किसके बराबर होंगे, आपके 1 रो 1 के बराबर होंगे। तो ये तीनों मान हो जाएंगे हमारे पास में। दूसरी बात करूं मैं निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या कहते हैं आपके, रो फाई और जेड, यानी कि u1 की जगह रो, u2 की जगह फाई और u3 की जगह जेड। तीसरा मान क्या चाहिए होता है हमको, आपके एकांक सदिश चाहिए होता है, और चौथा मान हमको चाहिए होता है जो आपका घटक होता है सदिश क्षेत्र का वो। तो ये दोनों चीजें हम मान के करते हैं। तो 2 चीजें तो हमको पता हो गई और 2 चीजें हम मान के करेंगे, 4 चीजें हमें चाहिए होती है। अब वो 4 चीजें क्या क्या होंगी, तो यहाँ पे लिख लो।
तो आपके पास बेलनी निर्देश तंत्र में H1 H2 H3, बेलनी निर्देश तंत्र में H1 H2 H3 के मान क्या हो जाएंगे क्रमशः, H1 बराबर हो जाएगा 1, H2 बराबर हो जाएगा रो और H3 बराबर भी हो जाएगा आपका 1। U1 U2 U3 जो आपके निर्देशांक होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, तो पहला निर्देशांक हो जाएगा आपका रो, दूसरा हो जाएगा आपका फाई और तीसरा हो जाएगा आपका जेड। अगर हम एकांक सदिश माने अक्षों के अनुदेश क्रमशः, आपका पहला जो है ई रो कैप मान लिया हमने, ई रो कैप, दूसरा मान लिया ई फाई कैप और तीसरा मान लिया ई जेड कैप। तो ये आपके एकांक सदिश हो गए। और चौथी बात की जाए तो आपका जो सदिश क्षेत्र होता है उसके घटक मान ले हम एक्स वाई जेड, यानी कि आपका रो फाई जेड जो अक्ष होगी उनके अनुदेश क्या हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके ए रो, ए फाई और ए जेड। तो चार मान हमारे पास में इस तरीके से बनेंगे। अब इन चारों की सहायता से जो आपका काम है क्या करना है, हमको इन चारों की सहायता से मान निकालने हैं बेलनी निर्देश तंत्र के अंदर। कौन कौन से मान निकालने हैं, तो आपको निकालना है हमें पहला मान निकालना है डेल फाई का, दूसरा मान निकालना है डेल डॉट ए का, तीसरा मान निकालना है डेल क्रॉस बी का और चौथा मान निकालना है डेल स्क्वायर आई। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होंगे, फॉर्मूले हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो फॉर्मूले जो होंगे उनके अंदर इन चारों में से मान रखना है, केवल आगे छोड़ नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट वाले टर्म के अंदर ध्यान में रखना जो आपका जैसे यहाँ पे बनेगा फाई वाला, तो फाई से फाई मत काट देना, उसको ऐसे कैसे छोड़ना है, हमको ज़्यादा सोल्व नहीं करना, हमको केवल जो मान हमारे पास में है, जो मान हमारे पास में है उन मानों को रखना है, केवल फॉर्मूला बनाना है और आगे उसका सॉल्यूशन नहीं करना। केवल इतना करना है, डेल फाई का फॉर्मूला आपके पास में है E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1। तो यहाँ पे E1 की जगह मान रख दोगे हीरो कैप, H1 की जगह मान रख दोगे 1, डेल फाई अपॉन डेल U1 होगा, U1 की जगह मान रख दोगे 2। बस इतना करना है और इसी तरीके से आपका नेक्स्ट जो मान हो जाएगा वो मान रखना। तो चार मान हमारे पास में हमने कैलकुलेट कर लिए, इन चारों की सहायता से आपको चार मान और निकालने, मतलब ये चार चीजें और निकालनी हमको। फॉर्मूले हम पढ़ा चुके हैं पहले, फॉर्मूले आप लोगों को पता हो गए किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। उन फॉर्मूलों के अंदर यहाँ से मान रखोगे और फॉर्मूला बनाओगे किसके अंदर, बेलनी निर्देश तंत्र के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, स्पेशल केस जो होगा आपका लांबिक का, वो होगा गोलीय निर्देश तंत्र। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हमने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया कौन कौन से, कार्तीय और बेलनी निर्देश तंत्र हमने पढ़ लिए। आपके इसके बाद में क्या आता है, कार्तीय निर्देश तंत्र और इसके बाद में आता है आपका गोलीय निर्देश तंत्र, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी। तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। और फिर लास्ट टॉपिक आपका बचता है यहाँ पे पहले चैप्टर के अंदर जैकोबियन। तो इन दोनों चीजों की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ संकारक पढ़े थे, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी आपकी छोटी छोटी। ठीक है, संकारक की बात कर ली थी हमने, आपका हर्मिटियन संकारक पढ़ लिया था और एक संलग्न संकारक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं उससे आगे। तो आपका अगला जो टॉपिक है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक वो है आइगन फलन और आइगन मान। ये भी बेसिक चीज है। ठीक है, क्वांटम पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, उनमें से एक बेसिक चीज आपकी ये होगी आइगन फलन और आइगन मान। क्या होता है आइगन फलन और क्या होता है आइगन मान। तो यहाँ पे इसको परिभाषित किस तरीके से किया जाता है वो पहले एक बार देखते हैं।
यदि आपके पास एक संकारक है एक, ठीक है, संकारक पढ़ा था हमने कल, और संकारक को हमने वहां पे बोला था कि जब भी हम संकारक की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर जो होता है आपका इंग्लिश में, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसको डिनोट करोगे, प्रदर्शित करोगे। तो हमने एक संकारक ले लिया आपका कैपिटल एक है हमारे पास में, और इस संकारक को हम क्या कर रहे हैं, किसी फलन साई के ऊपर, एक संकारक है एक है, और इस संकारक को आप किसी फलन साई के ऊपर आरोपित कर रहे हो, और आरोपित करने के बाद में हमें यही फलन, ठीक है, हमें यही फलन, मतलब जिस फलन को हम लेके चल रहे थे उसी फलन को हम वापस से प्राप्त कर रहे हैं। बट कंडीशन क्या है आपकी कि ये जो फलन हमको मिल रहा है ये किसी संख्या के साथ में, किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई होकर हमें मिल रहा है। ठीक है, कैसे, देखो एक संकारक आपके पास में एक है, एक संकारक आपके पास में एक है, इस संकारक को हमने आरोपित किया किसी फलन साई पर, तो ये फलन हो गया आपका साई। इस संकारक के ऊपर आपने, इस संकारक को आपने आरोपित किया इसके ऊपर एक तरंग फलन साई पर, तो हमें यही तरंग फलन वापस से मिल जाए, लेकिन क्या हो रहा है, किसी स्थिरांक a से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, किसी स्थिरांक a से मल्टीप्लाई होकर वापस से वही तरंग फलन हमें मिल जाए। साई लिया था, साई के ऊपर आपने क्या किया, एक संकारक एक आरोपित कराया, उससे संक्रिया करवाई, और हमें जो मिला वो ही फलन मिल गया, किसके साथ मल्टीप्लाई होके, स्थिरांक a के साथ मल्टीप्लाई होके। तो ये जो समीकरण होती है, इस समीकरण को तो क्या कहते हैं हम, आइगन मान समीकरण। इस समीकरण को तो कहते हैं हम क्या, आइगन मान समीकरण। ठीक है, यहाँ पे जो आपने फलन लिया था, यहाँ पे इस समीकरण के अंदर जो आपने फलन लिया था उस फलन को कहा जाता है क्या, आइगन फलन। और यहाँ पे जो स्थिरांक आपको मिल रहा है स्मॉल a, उसको बोलते हैं हम आइगन मान। तीन चीजें आपकी इस समीकरण के अंदर आ जाती हैं, तीनों की डेफिनेशन आप यहाँ पे बता सकते हो। पहली चीज क्या है हमारे पास में, आइगन मान समीकरण क्या होती है, जब भी आपसे पूछा जाए इस समीकरण को छाप दोगे, इस समीकरण को लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आइगन मान समीकरण हो जाएगा। इस आइगन मान समीकरण में जो हमारे पास साई मिल रहा है हमको, जो तरंग फलन लेके चल रहे हैं और वही तरंग फलन हमको मिल रहा है वापस, तो इस फलन को बोलेंगे हम क्या, आइगन फलन, आइगन फंक्शन। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ ली। तीसरी चीज अगर हम देखें तो तीसरा मान आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे आइगन मान क्या होता है, आइगन मान की परिभाषा क्या होती है। तो इस आइगन मान समीकरण में तरंग फलन साई के साथ में जो मल्टीप्लाई होकर आपको मिल रहा है, जो स्थिरांक आपको मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, वो स्थिरांक क्या कहलाता है, आपका आइगन मान कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका आइगन मान। और साई आपके कहलाता है आपका साई, यहाँ पे कहलाता है आपका आइगन फलन। एक कहलाता है आइगन मान और साई कहलाता है आपका आइगन फलन। तो बिल्कुल बेसिक चीज है आपकी कि हम क्या करें, यहाँ पे एक संकारक लें साई कैप, एक संकारक लें एक कैप, और उस संकारक को आरोपित कर दे किसी फलन साई पर, और हमें वही फलन, मतलब जो लिया था वही फलन किसके साथ मिल जाए, किसी स्थिरांक a से मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाए। तो ये जो समीकरण होगी, समीकरण कहलाएगा आपकी आइगन मान समीकरण, फलन जो होगा वो कहलाएगा आपका आइगन फलन, और जो हमारा स्थिरांक होगा उसको कहेंगे हम आइगन मान। ठीक है, अब इसी से आगे जो आपका अगला टॉपिक है वो इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे तो हमने बात की आइगन फलन, आइगन मान की और आइगन मान समीकरण की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपभ्रष्टता की। अपभ्रष्टता क्या होती है,
तो अपभ्रष्टता की अगर हम बात करें तो अपभ्रष्टता क्या होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा आपका आइगन मान समीकरण, आइगन मान और आइगन फलन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आइगन मान आया था स्मॉल a, जो स्थिरांक था हमारा, उस आइगन मान के आधार पर ही आपकी क्या होती है? अपभ्रष्टता की परिभाषा होती है। किस तरीके से देते हैं? कई बार हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कि किसी फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो जैसे आपका साइन एक्स है और अगर इसके ऊपर आप क्या कर लो, आप इसके ऊपर संकारक d/dx आरोपित कर दो, तो इसका जब आप अवकलन करते रहते हो, एक बार cos x फिर sin x फिर cos x फिर sin x, इस तरह से आपका कन्वर्ट होता रहता है ना। और मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे लेके चलोगे तो एक बार एक फिर -1 फिर 1 फिर -1, इस तरीके से आपका कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगी, वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है, एक ही आइगन मान की संगत, ठीक है, आइगन मान क्या रहेगा आपका? एक फिक्स रहेगा। जैसे हम यहाँ पे ए लेके चल रहे हैं तो आपका ए एक आइगन मान है। अब इस आइगन मान के संगत जो आपके फलन होंगे वो डिफरेंट होंगे। आइगन मान आपका एक ही होगा, लेकिन इस आइगन मान के संगत जो आपके फलन होंगे वो फलन क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे एक है आपके पास आइगन मान है और इस आइगन मान एक के संगत आपका आइगन फलन एक बार मिल जाएगा sin x, एक बार मिल जाएगा cos x, एक बार sin x फिर cos x, इस तरीके से अगर मिल जाता है, ठीक है, एक लेके चल रहे हैं और एक के संगत ही आपका तरंग फलन मिल जाए वहां पे सेम एक आइगन मान आप लेके चल रहे हो और उस आइगन मान के संगत आपके क्या हो जाएंगे? तरंग फलनों के मान अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग तरंग फलन मिल जाए, आइगन मान आपका एक ही हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे आइगन मान के संगत अपभ्रष्टता आपकी होती है। जितने फलन होंगे आपके, यानी कि अब फलनों की संख्या जो होगी वो अपभ्रष्टता की कोटि हो जाएगी, ठीक है। बेसिक चीज है, अगर एक ही आइगन मान के संगत आपके तरंग फलन आपको मिल रहे हैं अलग अलग, एक ही आइगन मान के संगत अगर आपके पास आइगन फलनों के मान क्या है? अलग अलग है, आइगन मान एक है और उस आइगन मान के संगत फलन जो है वो आपके अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे अपभ्रष्टता। और जितने फलन होंगे उत फलनों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अपभ्रष्टता की कोटि हो जाएगी, ठीक है। जितने फलन होंगे उनका नंबर अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपकी अपभ्रष्टता की होती है। तो आपकी डेफिनेशन यहाँ पे बन जाएगी कि एक ही आइगन मान की संगत यदि आपको अलग अलग डिफरेंट क्या मिल रहे हैं? आइगन फलन मिल रहे हैं। एक ही आइगन मान की संगत, एक ही आइगन मान की संगत अगर आपको क्या
क्या मिल रहे हैं, एक से अधिक आइगन फलन मिल रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन होगी, यह जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, अब्रस्ट कंडीशन होगी उस आइगन मान के लिए। और यह जो गुण होगा, इस गुण को कहा जाएगा आपका अब्रष्टता। जितने आपके फलन होंगे उन सभी का नंबर, जितने आपके फलन होंगे उन सभी का नंबर, उन सभी की संख्या, फलनों की संख्या अब्रष्टता की कोटि हो जाएगी। तो ये बात कर ली हमने आइगन मान समीकरण, आइगन मान और आपका आइगन फलन के बारे में। इसके बाद में हम बात करें आगे, तो आपका अब्रष्टता हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हर्मिटियस संकारक की, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर्मिटियस संकारक हमने कल पढ़ा था, किस तरीके से होता है। आपका एक कंडीशन बताई थी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसी संकारक ए कैप के लिए, तो आपका जो ए कैप होगा वो क्या होगा, आपका हर्मिटियस संकारक हो जाएगा। तो हर्मिटियस संकारक की कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहली प्रमेय आप कह सकते हो हर्मिटियस संकारक के लिए, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिखी हुई है। हर्मिटियस संकारक के लिए पहली प्रमेय या पहला क्वेश्चन हम कह सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि हर्मिटियस संकारक के लिए जो आपका आइगन मान होगा, क्या होता है आइगन मान, वो हम पढ़ चुके हैं। तो हर्मिटियस संकारक के लिए जो हमारा आइगन मान होता है वो क्या होता है, एक वास्तविक मान होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। हर्मिटियस संकारक के लिए जो आइगन मान होता है वो क्या होता है, आपका एक वास्तविक मान होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, मान लिया ए कैप आपका क्या है, हर्मिटियस संकारक है, और जो साई और फाई है वो आपके क्या है, दो फलन है। तो हर्मिटियस संकारक की डेफिनेशन क्या बताती है, हर्मिटियस संकारक की कंडीशन क्या बताती है, वो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, जो था आपका तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने मान लिया कि ए कैप जो है वो आपका एक हर्मिटियस संकारक है, और साई जो है वो आपके पास में एक फंक्शन है जिसका साई स्टार क्या हो जाएगा, संयुग्मी फलन हो जाएगा। साई आपका फलन हो जाएगा और साई स्टार इसका संयुग्मी फलन हो जाएगा।
तो साई और साई स्टार तो आपके पास फंक्शन हो गए, और एक क्या हो गया हमारा हर्मिटिक संकारक हो गया। तो आपकी हर्मिटिक संकारक की कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, जो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कह देंगे हमारा हर्मिटिक संकारक यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हर्मिटिक संकारक का मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। हमको प्रूफ क्या करना है, आइगन मान वास्तविक होते हैं, तो आइगन मान समीकरण ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आइगन मान समीकरण हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या होता है आइगन मान समीकरण, एक एप्साई इक्वल टू स्मॉल ए साई, समीकरण 2 से मान रख दो, समीकरण 1 के अंदर मान रखोगे क्या जाएगा आपका, दोनों जगह मान रख दिया आपने, एक साई की जगह आपने रख दिया समीकरण 2 से मान स्मॉल ए साई, यहाँ पे रख दिया। इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, क्या जाएगा कॉन्जुगेट निकालने के बाद क्या जाएगा आपका ए स्टार, जो वास्तविक हो जाएगा ये हो गया संख्या, ये हो गया आपका साई स्टार साई बी इक्वल टू यहाँ पे जाएगा ए साई स्टार साई बी। ठीक है, समीकरण 2 से मान 1 में रखा, मान रखने के बाद में आपकी कंडीशन बन जाएगी सबसे नीचे वाली, ये कंडीशन बन जाएगी। आपने कर लिया, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ए का कॉन्जुगेट ए स्टार, साई का कॉन्जुगेट साई स्टार, साई ऐसे बी, यहाँ पे ए बाहर निकाल लिया तो साई स्टार साई बी अपना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार माइनस ए ठीक है, दोनों को सोल्व किया आपने, पक्षांतरण कर दिया, राइट साइड में जो पद था उसको हमने लेफ्ट साइड में भेजा, दोनों में से कॉमन ले लिया आपका साई स्टार साई डी बी इंडिकेशन वाला पद, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे ए स्टार माइनस ए। ठीक है, अब दो चीजें आपकी मल्टीप्लाई में मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो पहली वाली चीज आपकी जीरो होगी या फिर दूसरी वाली चीज जीरो होगी, या दोनों का मान जीरो हो जाएगा, या तो पहला मान जीरो होगा या दूसरा मान जीरो होगा, या फिर दोनों का मान मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जीरो होगा आपका, यहाँ पे जो ये प्रसामान्य करने की कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, अगर ये दोनों लंबवत हो गई तो मान जीरो होगा, अन्यथा इसका मान जीरो नहीं होगा। जो आपकी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है प्रसामान्य जिसको हम बोलते हैं साई स्टार साई बी की, इसका मान तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ पे अगर ये जीरो नहीं है सामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है आपकी, उस अवस्था के लिए साई स्टार साई डी का मान नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है आपका एक होता है, यानी कि कांस्टेंट मान होता है। तो अगर ये जीरो नहीं है तो जीरो क्या होगा, फिर आपका कांस्टेंट वाला मान जीरो होगा, और कांस्टेंट वाला मान जीरो होगा तो इसका मतलब
कोष्टक वाला मान 0 का इसका मतलब आपका ए स्टार ए के बराबर होगा, अर्थात जो हमारा आइगन मान था किसके लिए, हर्मिटियन संकारक के लिए, तो उसका कॉन्जुगेट और उसका रियल मान मतलब उसका संयुग्मी और उसका जो वास्तविक मान होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका काल्पनिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है, दोनों चीज़ें क्या होती है, रियल होती है, आयोटा का कोई रोल यहाँ पे नहीं होता है, ये हमने पढ़ लिया। हर्मिटियन संकारक के लिए जो आइगन मान हम लेते हैं वो मान आपके क्या होते हैं, हमेशा एक रियल नंबर होते हैं, एक वास्तविक संख्या होगी आपकी आइगन मान, ठीक है। काल्पनिक मान उसका नहीं होगा, आयोटा वाला पद कभी भी यहाँ पे आइगन मान के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। तो सिंपल सी चीज थी, सबसे पहले हमने हर्मिटियन संकारक माना एक है और हर्मिटियन संकारक की कंडीशन लिखी, उसके बाद में क्या किया, आपका आइगन मान समीकरण हमने यहाँ पे यूज किया, उस आइगन मान समीकरण को आपने हर्मिटियन संकारक के कंडीशन के अंदर रखा और सोल्व करने के बाद में आपका समीकरण नंबर 3 आता है। अब दो चीजें मल्टीप्लाई में है, मतलब उनमें से कोई एक आपका मल्टीप्लाई के अंदर 0 होगा, या तो पहली चीज 0 होगी या फिर 0 दूसरी चीज 0 होगी। अब यहाँ पे हमने बता दिया प्लस सामान्यीकरण, अगर ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन ले रहे हो ना, ऑर्थोगोनल यानी कि लंबवत वाली कंडीशन ले रहे हो तब तो ये वाला मान 0 होगा, बट ये वाली कंडीशन हमको यहाँ पे नहीं लेनी है, ये कंडीशन हम आगे वाले केस के लिए अप्लाई करेंगे। वहाँ पे दो चीजें लंबवत जब हम देखेंगे हर्मिटियन संकारक के लिए तो वहाँ पे आपको ऑर्थोगोनल कंडीशन लेके चलनी है। यहाँ पे आपका प्रसामान्यकृत पूरे आकाश में अगर हम लेके चलें तो आपका साई स्टार साई डीवी का जो समाकलन होगा वो क्या होता है, आपका 1 होता है, उसका मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे प्रसामान्यकृत अवस्था के लिए मान आपका 0 हो जाएगा, इस इंडिकेशन वाले पद के लिए तो मान का कौन सा मान 0 होगा, आपका ए स्टार माइनस ए वाला मान 0 हो जाएगा और यहाँ से दोनों चीजें आपके बराबर आ जाएंगी, यानी कि जो आप आइगन मान लेके चल रहे थे उसका कॉन्जुगेट और उसका वास्तविक मान दोनों बराबर आते हैं, तो उसकी सम्मिश्र जो मान होगा वो भी और उसका वास्तविक मान होगा वो भी, दोनों चीजें क्या आती है, बराबर आती है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे हर्मिटियन संकारक के लिए जो आइगन मान होता है वो कौन सा होता है, हमेशा एक रियल नंबर होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। ये पहली प्रमेय थी आपकी। सेकंड प्रमेय हम ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी जब आपका दूसरा प्रमेय हम यहाँ पे हर्मिटियन संकारक के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ आपकी और चीजें आती है, जैसे प्रत्याशा मान आता है, एरिन फेस्ट प्रमेय आती है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे।